बच्चों। कल के लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल्स की बात कर दी थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉलीमर का, ठीक है। इस पॉलीमर चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस पॉलीमर चैप्टर में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो एग्जाम्पल पूछेगा। क्या पूछेगा? एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, इलास्टोमर क्या है, होमोपॉलीमर क्या है, कोपॉलीमर कौन है, एडिशन पॉलीमर कौन सा है, चेन ग्रोथ पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में बच्चों, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आएगा आपको, और वो एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल से ही आएगा। मतलब आपको एग्जाम्पल से मालूम होना चाहिए कि इसका कौन सा एग्जाम्पल है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीमर। तो सबसे पहले पॉलीमर का क्लासिफिकेशन जो है बच्चों, ठीक है ना, ये क्लासिफिकेशन जो है मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर हम करेंगे। किसके बेसिस पर? मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे, ठीक है ना। तो इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ये 4 टाइप के हैं बच्चों। मतलब पॉलीमर का क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर अगर देखा जाए तो कितने तरह के? 4 तरह के, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ठीक है ना। तो इलास्टोमर का एग्जांपल कौन सा है बच्चों? नेचुरल रबर और ब्यूनायस। ये क्या है? इलास्टोमर का एग्जांपल, नेचुरल रबर एंड ब्यूनायस, ठीक है ना। फाइबर का एग्जांपल कौन बच्चों? ऑर्लॉन और टेरिलीन, फाइबर के एग्जांपल होते हैं, ठीक है ना, खासकर टेरिलीन याद रखने का। थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल क्या? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, पीवीसी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। पॉलीस्टाइरीन और पीएएन, ठीक है ना, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पीएएन। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग क्या है? बैकेलाइट, इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा फेमस यही, बैकेलाइट से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोल दिया यहाँ पर एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल में आपको मालूम होना चाहिए, एग्जांपल से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके तो नेक्स्ट है बच्चों सिंथेसिस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन जो है ना पॉलीमर का। तो कितने तरह के? 2 तरह के होते हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन सिंथेसिस के बेसिस पर 2 तरह का, एडिशन पॉलीमर, राइट, और दूसरा क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर का ही दूसरा नाम बच्चों यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए आप ध्यान से, एडिशन पॉलीमर और चेन ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है ना। तो एडिशन पॉलीमर को ही अपन क्या बोल देते हैं बच्चों? चेन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं। दूसरा क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर, और उसे बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। इस नाम से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसलिए आप इसे नेग्लेक्ट करने की गलती मत करिएगा बच्चों, ठीक है। आपको दोनों नाम पता होना चाहिए। एडिशन पॉलीमर को क्या बोलते हैं? चेन ग्रोथ, ठीक है ना। और कंडेंसेशन पॉलीमर जो दूसरा है उसको क्या बोलते हैं? स्टेप चेन ग्रोथ, ठीक है ना। ये सिर्फ चेन ग्रोथ है, और दूसरा वाला क्या है जो कंडेंसेशन है वो स्टेप वाला है, ठीक है ना। ओके स्टेप चेन ग्रोथ उसे बोलते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं एडिशन पॉलीमर या चेन ग्रोथ पॉलीमर। इतने एग्जांपल है बच्चों, इन सबको एक साथ मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने बोला है इस चैप्टर में एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछता है, राइट। आपके सामने कोई भी एग्जांपल दे देगा इस पूरे चैप्टर में जो है एग्जांपल, और पूछ लेगा आपसे कि इनमें से कौन किसका एग्जांपल है, कौन एडिशन है, कौन कंडेंसेशन है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो देख लीजिए एलडीपी है फर्स्ट, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है ना, इसका पूरा नाम है लो डेंसिटी पॉलीथीन। यहाँ एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। मैं बोल रहा हूं तो अगर कोई बच्चा नोट्स बना रहा है वो इसे नोट कर सकता है। एलडीपी का मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन, एचडीपी का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन। थर्ड क्या है? पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन। फोर्थ क्या है? पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। फिफ्थ क्या है? पीएएन, पीएएन का पूरा नाम क्या है? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पीएन का पूरा नाम पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसे एक्रिलैन भी बोलते हैं, ACRILAN, एक्रिलैन, या इसे ऑर्लॉन भी बोलते हैं बच्चों, ORLON, ऑर्लॉन, ठीक है ना। तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। ओके नेक्स्ट क्या है? पीवीसी, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये ज्यादातर बच्चों को याद रहता है, पीवीसी का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है? PMMA, इसका पूरा नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा, पॉली, एम का मतलब मिथाइल, फिर एम का मतलब क्या है? मेथा एक्राइलेट, पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट, ठीक है ना। PMMA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। नेक्स्ट 8 नंबर क्या है बच्चों? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का दूसरा नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन। तो टेफ्लॉन बोलिए या पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन बोलिए, की मतलब है। और लास्ट क्या है बच्चों? ब्यूटाइल रबर, ठीक है, ब्यूटाइल रबर। तो इतने एग्जाम्पल हैं बच्चों एडिशन पॉलीमर या चेन ग्रोथ पॉलीमर। ओके अब इन सब का मोनोमर क्या है?
मोनोमर का मतलब ये किससे मिलके बने होते हैं, सिंगल यूनिट को बोलते हैं मोनोमर बच्चों, ठीक है ना। ओके, और वो मोनोमर जो सिंगल यूनिट होता है बच्चों जिसे मोनोमर बोलते हैं, वो कई आपस में मिल करके क्या बना देते हैं, पॉलीमर बना देते हैं। पॉलीमर कैसे बनता है, कई मोनोमर आपस में मिल करके, ठीक है, वो क्या बना देते हैं, पॉलीमर। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, कोई भी एक पूछ लेगा, जैसे आपसे पूछ लेगा पेन का मोनोमर क्या है, ठीक है ना, पेन पॉलीमर का मोनोमर, तो आपको बताना पड़ेगा ये है, जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक करोगे आप, ठीक है ना। ऐसे किसी का भी पूछ सकता है। तो चलिए देख लीजिए ध्यान से, यहाँ मोनोमेरिक यूनिट लिखा है बच्चों कि किसका कौन सा है, तो एलडीपी का मोनोमर यूनिट क्या है, ठीक है, इथीन, और एचडीपी का भी क्या है, इथीन है, दोनों का इथीन ही है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, फिर जब दोनों का मोनोमर सेम है तो दोनों का नाम अलग अलग क्यों है, एक को लो डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं, एक को हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है ना। तो लो डेंसिटी, अब यहाँ इसे कैसे याद रखोगे, अपोजिट करने का, ठीक है। अगर लो डेंसिटी पॉलीथीन का क्वेश्चन पूछेगा तो टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा होगा, लो नाम में लगा है लेकिन टेम्परेचर प्रेशर उसका अपोजिट है, ठीक है ना, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। लो डेंसिटी पॉलीथीन मतलब टेम्परेचर प्रेशर दोनों ज्यादा होगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर प्रेशर दोनों कम होगा, तो ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। लो डेंसिटी पॉलीथीन में टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होगा, हाई, लो का अपोजिट, ठीक है ना, और हाई डेंसिटी है यहाँ तो कम होगा बच्चों, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, कम होगा यहाँ पर। तो आपस में कंपेयर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको भूले ना इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, दोनों का मोनोमेरिक यूनिट क्या है बच्चों, सेम है, दोनों का इथीन है, देखिए CH2 CH2 है, इथीन है, ठीक है ना। अब एक और डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में कैटलिस्ट यूज किया जाता है, वो कौन सा कैटलिस्ट होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जो कि भयंकर फेमस है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, ठीक है ना, कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट किस पॉलीमर में यूज किया जाता है, तो आंसर क्या टिक करोगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीमर में यूज किया जाता है बच्चों जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसका फार्मूला भी बहुत बार पूछा गया, इसलिए बगल में मैंने फार्मूला भी लिख दिया बच्चों, C2H5 मतलब इथाइल, इथाइल का होल थ्राइस Al प्लस TiCl3, कुछ बुक में TiCl3 लिखा रहता है और आप TiCl4 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा, C2H5 होल थ्राइस Al मतलब इथाइल कितना है 3 और Al प्लस TiCl3 या फिर TiCl4, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भूलने का नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है व्हील कैप्सूल का मतलब क्या है बच्चों, लास्ट में क्यों मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बस बच्चे को ये पता चल जाए कि किस किस पॉइंट से क्वेश्चन आता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पता हो जाएगा तो टेंशन कम होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पेपर में मिस्टेक कम होते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे को पता रहता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम आज तक मैंने यही देखा है बच्चों कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है, ठीक है ना। ओके, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर हिंट कर रहा हूँ कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें यूज होता है बच्चों HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीमर में यूज किया जाता है, ठीक है ना। ओके, फार्मूला भी आपको बता दिए जिगलर नाटा का। नेक्स्ट पॉलीप्रोपीन बच्चों, ठीक है, तो पॉलीप्रोपीन देखिए, पॉलीप्रोपीन का मोनोमेरिक यूनिट क्या है, प्रोपीन, ये प्रोपीन है ना बच्चों, आपने मगर भी लिखा प्रोपीन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पॉलीस्टाइरीन किससे मिलकर बना होता है, ये PHCH11CH2, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टाइरीन ही बोलते हैं। वैसे भी पॉलीमर है तो किसका पॉलीमर होगा, स्टाइरीन का ही होगा, इसीलिए उसको पॉलीस्टाइरीन बोलते हैं। ये किसका फार्मूला बच्चों, उसी का स्टाइरीन का ही है, ठीक है ना। तो स्टाइरीन ही क्या है, मोनोमेरिक यूनिट है बच्चों उसका, ठीक है। PAN पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या एक्रिलेन या ऑर्लॉन, ठीक है, ये इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है बच्चों, CnCH11CH2। चार ऑप्शन में से डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दे सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, फार्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये एक्राइलोनाइट्राइल ही है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, AN मतलब एक्राइलोनाइट्राइल, तो ये किसका फार्मूला है, एक्राइलोनाइट्राइल का ही है बच्चों, ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइल ही है ये, ठीक है। तो एक्राइलोनाइट्राइल मतलब CnCH11CH2, ठीक है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो किसका पॉलीमर है, विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है, इसीलिए उसे PVC बोल देते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये फार्मूला है किसका है, विनाइल क्लोराइड का बच्चों, विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो PVC का मोनोमेरिक यूनिट क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट PMMA पॉलीमिथाइल मेथाएक्राइलेट, तो ये इसका फार्मूला है बच्चों, राइट, और ये इसका नाम क्या होगा, मिथाइल मेथाएक्राइलेट, इसीलिए उसका पॉलीमर बनेगा तो वो पॉलीमिथाइल मेथाएक्राइलेट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो ये किसका फार्मूला है, मिथाइल मेथाएक्राइलेट का। नेक्स्ट क्या है बच्चों, टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन, ये क्या है,
ये पॉली हटा दीजिए, टेट्राफ्लोरोईथीन है ये बच्चों, टेट्राफ्लोरो दिख रहे हैं आपको और ईथीन भी दिख रहा है आपको, ये इसका फार्मूला टेट्राफ्लोरोईथीन का है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्यूटाइल रबर, ब्यूटाइल रबर ये बना है और इसका नाम क्या है बच्चों, 1,3-ब्यूटाडाइईन, आप नीचे मेंशन कर लेना 1,3-ब्यूटाडाइईन। और ये क्या है बच्चों, 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन है ये, ठीक है ना। ओके, तो 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड 2-मिथाइल प्रोपीन से मिलकर बना होता है ब्यूटाइल रबर। तो ये इसमें इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर में या तो एडिशन का क्वेश्चन या इसके जस्ट बाद जो पढ़ाने वाला हूं कंडेंसेशन, एक क्वेश्चन यहां से पूछता ही पूछता है, बस मेरा काम हो गया बच्चों, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या बता दिया आपको, मैंने आपको बता दिया, वो पॉइंट बता दिया, वो जगह बता दिया कि क्वेश्चन कहां से पूछेगा एग्जामिनर। बस ये पता चलते ही बच्चे को तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए, मतलब तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए उसको कि बस पता चल गया इस चैप्टर में कहां से क्वेश्चन आएगा और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उसी पर कंसंट्रेट करना है और जो बच्चा मेरी बात मान लेगा उस पर कंसंट्रेट कर जाएगा इस टाइम पे, देखना उसके बाद उसके मार्क्स कितने अच्छे आ जाएंगे उसको खुद को पता चलेगा, ठीक है ना। पूरा चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है ना। लास्ट में की पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, की पॉइंट्स मतलब जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है ना। और अक्सर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको उन पे मैं बार-बार सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। तो मैंने क्या बताया बच्चों इस चैप्टर में, या तो एडिशन पॉलीमर की जो एग्जांपल्स है जितना मैंने बता दिया इनमें से कोई एक क्वेश्चन, या फिर इसके जस्ट बाद जो कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ाने वाला हूं उनमें से कोई एक एग्जांपल का क्वेश्चन, ठीक है। 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहां से, ठीक है ना, याद रखिएगा, या तो एडिशन से या तो कंडेंसेशन से एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये एडिशन पूरा क्लियर हो गया सबको अच्छे से। नेक्स्ट इसके बाद अब बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर या स्टेप ग्रोथ चेन ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है सेकंड नंबर है, फर्स्ट हमने पढ़ा था एडिशन पॉलीमर या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमर, सेकंड है बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमर या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर या स्टेप ग्रोथ, ठीक है। एडिशन को क्या बोला था, चेन ग्रोथ, इसे क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ। इस नाम से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो कौन कौन से कंडेंसेशन पॉलीमर या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर एग्जांपल ये हैं, जितना एनसीईआरटी में लिखेंगे बच्चों वो ये एग्जांपल है, ठीक है ना। ओके, और एडिशन और कंडेंसेशन में से कोई ना कोई एक एग्जांपल जरूर क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादातर कंडेंसेशन का पूछता है बच्चों, ठीक है ना। ये भी जानिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ज्यादातर किसका क्वेश्चन पूछता है, कंडेंसेशन, मतलब पहले कंडेंसेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर एडिशन नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, क्योंकि कंडेंसेशन के पूछे जाने के ज्यादा चांस है, बट पूछ सकता है, एडिशन और कंडेंसेशन में कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में, बट ज्यादा चांस क्या रहते हैं, कंडेंसेशन, भूलने का नहीं। चलो, फर्स्ट क्या है, नायलॉन 6, ठीक है ना। सेकंड क्या है, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6 जो है वो पॉलीएमाइड भी बोला जाता है उसे, क्योंकि अमाइड ग्रुप रहता है वहां पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूं मैं, आज ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूं पॉलीमर को, क्योंकि पॉलीमर को ऐसे ही पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में आप देख भी लोगे तो कोई मतलब नहीं बच्चों इसमें, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऐसे याद रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा अपने आप सही कर दोगे, इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, घुमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती बच्चों। तो अगर एग्जाम में पूछेगा पॉलीअमाइड पॉलीमर कौन सा है, 4 एग्जांपल दे देगा, तो नायलॉन 6 जो है वो पॉलीअमाइड ही है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड नायलॉन 6,6 और ये भी पॉलीअमाइड ही है, तो पॉलीअमाइड नायलॉन 6 भी हो गया, नायलॉन 6,6 भी पॉलीअमाइड का ही एग्जांपल है। थर्ड है बच्चों टेरिलीन या डेक्रॉन, टेरिलीन या डेक्रॉन, और ये पॉलीएस्टर का एग्जांपल है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए पॉलीएस्टर तो दो है, एक ये है पॉलीएस्टर टेरिलीन या फिर डेक्रॉन, दोनों नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे पता होना चाहिए, ठीक है ना। और एक और पॉलीएस्टर है वो ये है ग्लिप्टर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है GLYPTAL ग्लिप्टर, ये भी क्या है, पॉलीएस्टर ही है बच्चों। तो पॉलीएस्टर कितने पता चल गए आपको, दो, कौन कौन से, टेरिलीन या डेक्रॉन, और दूसरा क्या है, ग्लिप्टर, ये दोनों पॉलीएस्टर के एग्जांपल हैं। पॉलीअमाइड के एग्जांपल नायलॉन 6 और नायलॉन 6,6, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, बैकेलाइट, ये एक तरह का रेजिन होता है बच्चों, ठीक है, बैकेलाइट। नेक्स्ट क्या है, मिलमैक, नेक्स्ट क्या है, ग्लिप्टल, और लास्ट क्या है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जो कि रेजिन है, ठीक है। तो ये तो नाम हो गए सबके। अब इनके मोनोमेरिक यूनिट क्या है, मतलब ये किससे मिलके बना होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो नायलॉन 6 किससे मिलके बना होता है बच्चों, कैप्रोलैक्टम से, कैप्रोलैक्टम का फार्मूला बनाया है यहाँ पे लिख दिया, कैप्रोलैक्टम, नाम भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो कैप्रोलैक्टम से मिलके बना होता है नायलॉन 6। नायलॉन 6,6 जो है बच्चों वो किससे मिलके बना होता है, देखिए एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, फार्मूला भी लिख दिया मैंने, एडिपिक एसिड का फार्मूला ये है और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का फार्मूला ये है बच्चों। तो नायलॉन 6,6 का
मोनोमेरिक यूनिट मतलब वो किससे मिलकर बना है, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन से मिलकर बना, और ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब सुनिए, पूरे इस चैप्टर में पॉलीमर में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई बोले तो यही है बच्चों, नायलॉन 66 है। मतलब अगर आपने 100 पेपर सॉल्व किए हैं तो 100 में से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी का क्वेश्चन मिला होगा बच्चों, ठीक है ना। तो मैं ऐसे क्यों बताता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कम इंपॉर्टेंट कौन है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या पूछता है, ये सब जब तक बच्चे को पता नहीं रहता तब तक बच्चा टॉप नहीं करता, बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, बच्चे की अच्छी रैंक नहीं आती। इसलिए ऐसा पढ़ाना जरूरी है, ऐसा पढ़ना जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो नायलॉन 66 को तो आपको भूलना ही नहीं बच्चों। नायलॉन 66 पॉलीएमाइड है बच्चों, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है, इसका मोनोमर क्या है, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, और एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का फार्मूला भी पता होना चाहिए, इसलिए दोनों मैंने लिख दिया है, फार्मूले से भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, टेरिलीन या डेक्रॉन, ठीक है। ये किससे मिलकर बना बच्चों, ग्लाइकॉल, जिसे आप इथाइलिन ग्लाइकॉल भी बोल देते हो, तो ग्लाइकॉल प्लस टेरेथैलिक एसिड, इसीलिए यहाँ टेरिलीन वर्ड आया है, ठीक है, टेरेथैलिक एसिड की वजह से। तो टेरिलीन या डेक्रॉन जो कि एक तरह का पॉलिएस्टर है, किससे मिलकर बना बच्चों, ग्लाइकॉल, ये ग्लाइकॉल का फार्मूला है, प्लस टेरेथैलिक एसिड, इन दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें कैटलिस्ट यूज किया जाता है, SbCl3 कैटलिस्ट, ठीक है। मान लो कभी पूछ ले, वैसे पूछता नहीं है बट पूछ ले अगर तो पता होना चाहिए, SbCl3 कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ठीक है ना। हालांकि ये कैटलिस्ट और है बट कोई जरूरत नहीं उसकी, ठीक है ना। बैकेलाइट, बैकेलाइट जो है एक तरह का रेजिन है, वो किससे मिलकर बना होता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, मैंने क्या बोला, इस पॉलीमर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो क्या है, नायलॉन 66 से रिलेटेड जो भी जानकारी है। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्या है बच्चों, बैकेलाइट, जो बैकेलाइट पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो इन दोनों को तो अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए। बैकेलाइट किससे मिलकर बना होता है, मतलब उसका मोनोमेरिक यूनिट क्या, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। एक चीज और यहाँ मेंशन करूंगा, 3D या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर एग्जामिनर ये बोले कि फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का 3 डायमेंशनल या नेटवर्क लाइक पॉलीमर कौन सा है, तो आंसर में क्या टिक करने का, बैकेलाइट टिक करने का। बट अगर एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का लीनियर पॉलीमर, 3D या नेटवर्क नहीं बोला, लीनियर बोल दिया, तब आप बैकेलाइट नहीं टिक करोगे, आप क्या टिक करोगे, नोवोलैक टिक करोगे बच्चों। क्या टिक करोगे, नोवोलैक, यहाँ लिख दे रहा हूं, नोवोलैक। कैसा है ये, लीनियर पॉलीमर है, बनेगा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से ही। मतलब आपको ये पता चल गया कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के 2 पॉलीमर पॉसिबल है, लीनियर बोला फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का तो नोवोलैक टिक करने का, 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक बोला बच्चों तो क्या टिक करने का, बैकेलाइट टिक करने का। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, मिलमैक, मिलमैक किससे मिलकर बना है, मिलामिन और फॉर्मेल्डिहाइड से, नाम से क्लियर, मिलमैक मिलामिन और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बना, ठीक है, ये नहीं पूछा जाता। ओके, ग्लिप्टल जो है, ग्लिप्टल पॉलिएस्टर है बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ग्लिप्टल भी बहुत बार पूछा गया है। तो थर्ड ये पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे मिलकर बना बच्चों, ग्लाइकॉल प्लस ऑर्थोथैलिक एसिड से मिलकर बना है, ग्लाइकॉल प्लस ऑर्थोथैलिक एसिड से, ठीक है ना। ओके, थैलिक एसिड का फार्मूला आपने देख लिया, ये देखिए, राइट, ये क्या है, पैरा पर लगा है, इसी CHO को यहाँ लगा दो, क्या हो जाएगा, ऑर्थोथैलिक एसिड हो जाएगा बच्चों। ग्लाइकॉल भी यहाँ पर है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस अगर देखा जाए तो इसमें टेरिलीन और ग्लिप्टल में थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि दोनों पॉलिएस्टर हैं बच्चों, ठीक है। डिफरेंस क्या है, टेरिलीन या डेक्रॉन और ग्लिप्टल में यहाँ भी ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड है, यहाँ भी ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, और ऐसे ही पढ़ना और माइंड में भी ऐसे ही रखा जाता है, दोनों में ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड है बच्चों। बस यहाँ टेरेथैलिक एसिड है, मतलब पैराथैलिक एसिड भी बोल सकते हो आप, और यहाँ ऑर्थोथैलिक एसिड, मतलब ये CHO यहाँ रहेगा, ऑर्थो पे रहेगा, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। अब आपको नहीं भूलेगा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बना, नाम से क्लियर, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया और ये थोड़ा नीचे कर देना, ये दिखाई दे, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड, नाम से क्लियर, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बना होता है, मतलब उसका मोनोमर यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया बच्चों। तो इनमें से एक क्वेश्चन कोई ना कोई पूछता ही पूछता है, भूलने का नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ लो और इस पे ध्यान ना दो, मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से क्वेश्चन आता है। कंडेंसेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एडिशन, बट एडिशन और कंडेंसेशन में कोई भी एक क्वेश्चन जरूर देगा, याद रखिएगा पॉइंट। जैसे ही पेपर मिलेगा आप देखना, आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% मिलेगा बच्चों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, अभी एक मिनट इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें एक बात और समझ लेते हैं बच्चों, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर भी समझ लेते हैं, ठीक है, इसको क्लीन करने से पहले। देखिएगा बच्चों, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या है, बहुत आसान है, एग्जांपल अभी आपके सामने लिखे हैं।
यहाँ लिख दे रहा हूँ होमो, ठीक है, और को पॉलीमर, ठीक है ना। ओके, यहाँ भी पॉलीमर। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, नाम से ही क्लियर है। होमो पॉलीमर का मतलब है कि जब मोनोमर यूनिट कोई सिंगल यूनिट हो, मतलब एक यूनिट हो बच्चों, ठीक है। जैसे मतलब एक से मिलके बना हो, आप सिंपल फॉर्म में समझ लें। जैसे यहाँ पर नायलॉन 6 सिर्फ और सिर्फ कैप्रोलैक्टम से मिलके बना है, तो ये होमो पॉलीमर हो गया। जबकि नायलॉन 6 एक से नहीं बल्कि दो से मिलके बना है, एडिपिक एसिड भी है और दूसरा हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन भी है बच्चों। तो दो चीजों से मिलके बना है नायलॉन 6, इसलिए क्या कहलाएगा को का मतलब है दो, ठीक है ना, को दो। ओके, आप ऐसा बोल सकते हो, तो कभी भूलेगा नहीं आपको। कोपॉलीमर का मतलब क्या है, दो से मिलके बना है बच्चों, ठीक है, तो कोपॉलीमर कहलाएगा। जब एक से मिलके बना है, जैसे सिर्फ कैप्रोलैक्टम, दूसरा कोई नहीं है बच्चों नायलॉन 6 में, तो ये क्या कहलाएगा, होमोपॉलीमर कहलाएगा, ठीक है। अब आप मेरे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। बताइए टेरिलीन या डेक्रॉन जो है वो किसका एग्जांपल है, होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर का। देख लीजिए, टेरिलीन या डेक्रॉन किससे मिलकर बना, दो चीजों से मिलकर बना है बच्चों, इसलिए क्या कहलाएगा, को कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोपॉलीमर। अब सबको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे, ग्लिप्टर को है क्योंकि दो चीजों से मिलकर ऐसे कोपॉलीमर है, ठीक है। ऐसे ही एडिशन, इससे पहले जो पढ़ाया एडिशन में भी आप देख सकते हो बच्चों, जितना मैंने पढ़ाया तो उसमें सब में आप देख सकते हो होमोपॉलीमर कौन सा और कोपॉलीमर, तो अब कभी आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल रबर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्लिप्टर पढ़ाया था बच्चों, ग्लिप्टर पॉलीमर, उसका कभी कभी यूज भी पूछ लेता है, उसको पेंट में यूज किया जाता है। जो पेंट वगैरह दीवारों में होता है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है ना पेंट, ठीक है, ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा पेंट, तो ग्लिप्टर पॉलीमर का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया यूजेस में, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट नेचुरल रबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नायलॉन 6 मैंने बोला। उसके बाद दूसरा क्या पूछा था, बैकेलाइट। बैकेलाइट मतलब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइट, और लीनियर बोला तो नोवोलाइट वो। तीसरा ग्लिप्टर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो रबर है बेटा, ठीक है ना। तो रबर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में। तो नेचुरल रबर, ठीक है ना। ओके, नेचुरल रबर क्या होता है पूछा जाता है बच्चों। नेचुरल रबर किसे बोलते हैं, लीनियर सिस पॉलीआइसोप्रीन, मतलब ये सिस पॉलीआइसोप्रीन जो है इसी को नेचुरल रबर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसी से मिलकर बना होता है। तो नेचुरल रबर क्या है, सिस पॉलीआइसोप्रीन। ये सिस बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, ट्रांस नहीं हो सकता, ऑप्शन में ट्रांस भी देता है, सीसी होता है, ठीक है ना। ट्रांस कर दिया तो नेचुरल रबर नहीं होगा, वो सिंथेटिक रबर हो जाएगा, ये भी ध्यान सुन लीजिएगा। अगर इस सिस की जगह पर अगर ट्रांस कर दिया, मतलब ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन बोल दिया, तो क्या हो जाएगा, सिंथेटिक हो जाएगा बच्चों, सिंथेटिक रबर हो जाएगा, ठीक है ना, सिंथेटिक रबर, याद रखिएगा। अभी हम नेचुरल रबर की बात करें, नेचुरल रबर में क्या होता है, सिस होता है बच्चों, और ये उसी का फार्मूला है। आइसोप्रीन है बच्चों, ये आइसोप्रीन ले लिया, और एक आइसोप्रीन ये, दूसरा आइसोप्रीन ये, तीसरा आइसोप्रीन ये, तीनों को आपस में मिला दिया, CH2 के बीच लिंक कर दिया, CH2 में लिंक कर दिया। अब चाहो तो इसे हटा के देख लो तो आपके लिए और आसान लगेगा। ये देखिए तीनों यूनिट सेम है, राइट, तीनों को कनेक्ट कर दिया CH2 के बीच ऐसे। तो ये आइसोप्रीन हमने ले लिया और उनको कई ले लिया, इसलिए पॉली बोल दिया उसको, ठीक है, पॉलीमर बना दिया, तो पॉली आइसोप्रीन हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो उसका कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म, ट्रांस नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो सिस पॉलीआइसोप्रीन को क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर बोलते हैं बच्चों, ठीक है, और ट्रांस को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रबर बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया, बस यही क्वेश्चन पूछता ही है आपसे, ठीक है ना। ओके, चलिए, अगर ट्रांस कर दिया बच्चों तो वो सिंथेटिक रबर हो जाएगा, और उसको गटा पार्चा भी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि अब उससे नहीं क्वेश्चन पूछता, पुरानी एनसीईआरटी में नाम लिखा था कि ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन सिंथेटिक रबर जो है उसको क्या बोलते हैं, गटा पर्चा बोलते हैं बच्चों, ठीक है। मान लो कभी कोई पूछ लिया तो इसलिए मैंने बोल दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है वल्केनाइज्ड रबर, ठीक है। वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर जो है बच्चों वो नॉर्मल रबर से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। जब आप बाइक्स वगैरह, 4 व्हीलर वगैरह चलाते हो, या सब आजकल वल्केनाइज्ड रबर ही यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, पहले इसका थोड़ा सा सुन लीजिए स्टोरी। पुराने टाइम पे आपने देखा होगा, मतलब आज से 5-10 साल पहले की बात अगर मैं करूं बच्चों, तो पहले देखा होगा आपने, जैसे थोड़ी सी गर्मी पड़ती थी तो गर्मी में क्या होता था, टायर ब्लास्ट हो जाता था, बूम हो जाता था, ठीक है। आजकल अब ऐसा बहुत कम होता है बच्चों। क्यों ऐसा होता था, पहले नॉर्मल रबर यूज किया जाता था, अभी क्या होता है, वल्केनाइज्ड रबर यूज किया जाता है बच्चों। तो नॉर्मल रबर क्या होता था, आसानी से टायर ब्लास्ट होता था गर्मी के टाइम में, अभी वल्केनाइज्ड कर दिया मतलब वो ज्यादा और अच्छा मजबूत कर दिया बच्चों, ठीक है ना। अब वो कैसे कर दिया बच्चों, वल्केनाइज्ड का मतलब क्या होगा, 5% सल्फर मिक्स कर दिया उसमें, क्या मिक्स कर दिया, 5% सल्फर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, मैंने बोला रबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वल्केनाइज्ड रबर का मतलब क्या है,
5% सल्फर मिक्स कर दिया जाएगा उस नॉर्मल रबर में। जब 5% सल्फर मिक्स कर देंगे तो कैसे पहले से ज्यादा अच्छी रबर हो जाएगी, क्यों आसानी से फिर वो फटेगी नहीं बच्चों, क्यों ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, क्योंकि सल्फर क्या करता है बच्चों कि जो रबर में डबल बॉन्ड होता है, राइट, वो या फिर एलाइलिक कार्बन एटम होते हैं, उनके बीच क्रॉस लिंक बना लेता है। क्या बनाता है? क्रॉस लिंक बन जाता है। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट जहां से क्वेश्चन आता है मैंने सिर्फ वही पॉइंट मेंशन किया बच्चों। अगर वल्केनाइज्ड रबर से क्वेश्चन आया तो यही सब पॉइंट आपको फिर काम आएगा, ठीक है ना। ओके, तो 5% सल्फर मिक्स करने से क्या हो जाता है? क्रॉस लिंक बन जाते हैं। सल्फर क्या कर लेता है कि डबल बॉन्ड और एलाइलिक कार्बन जो रहते हैं उनके बीच बीच में सल्फर आ जाएगा। सल्फर आ जाएगा तो क्रॉस लिंक बन जाएगी, बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है ना। और ये प्रोसेस फ्री रेडिकल से स्टार्ट होती है, इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल। मतलब होगा क्या कि एक सल्फर आया, डबल बॉन्ड, राइट, डबल बॉन्ड और बीच में आ गया सल्फर। ऐसे ही डबल बॉन्ड ले लो या फिर एलाइलिक कार्बन एटम और बीच में क्या आ गया? सल्फर। तो जब सल्फर बीच में आ जाएगा तो सब ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे, क्रॉस लिंक बन जाएंगे। और जितनी ज्यादा लिंकेज बनेगी बच्चों, जैसे मेरी उंगलियां हैं, राइट, अब इनमें अगर सिर्फ इतना लिंक बनाएंगे वो उतना मजबूत नहीं होगा। एक लिंक, दूसरी लिंक, तीसरी, ऐसे ढेर सारे ऐसे डाल देंगे बेटा सल्फर तो क्या होगा? बहुत सारी लिंक बन जाएगी तो क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आसानी से वो फटेगा नहीं, ब्लास्ट नहीं होगा आसानी से, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसलिए इसमें होता है। तो वल्केनाइज्ड रबर का मतलब 5% सल्फर मिक्स कर देंगे, क्रॉस लिंक बन जाएगा बच्चों, सल्फर बॉन्ड बना लेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से स्टार्ट होता है, इसलिए वो पहले ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, आसानी से टायर ब्लास्ट नहीं होता, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चों सिंथेटिक रबर, ठीक है। अभी रबर फिनिश नहीं हुआ, मैंने बोला ना रबर इंपॉर्टेंट है। रबर से क्वेश्चन आता है, या तो नेचुरल रबर से पूछ देगा, या तो सिंथेटिक रबर से पूछ देगा, या तो वल्केनाइज्ड रबर से पूछेगा। तो सिंथेटिक रबर एग्जांपल कौन कौन से हैं बच्चों? नियोप्रीन, ब्यूनायस, ब्यूनायन, ठीक है ना। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम यस क्वेश्चन आया बच्चों। तो सिंथेटिक रबर के एग्जांपल नियोप्रीन, जिसे पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, ब्यूनायस, और तीसरा क्या? ब्यूनायन। ब्यूनायन बोलो या नाइट्राइल बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है ना। ओके, चलो इसके मोनोमेरिक यूनिट क्या है बच्चों? नियोप्रीन। नियोप्रीन किससे मिलके बना है? क्लोरोप्रीन से। क्लोरोप्रीन का फार्मूला बच्चों, राइट, इसके कई यूनिट्स ले लोगे तो पॉलीक्लोरोप्रीन बन जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसे आप और क्या बोल सकते हो जरा देखो, 1 2 3 4, इसे आप 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन भी बोल सकते हो, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है ना। ओके ओके, नेक्स्ट ब्यूनायस है बच्चों। ब्यूनायस किससे मिलके बना? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एडिशन पॉलीमर की एग्जांपल में बताया था मैंने, ब्यूटा 1,3-डाइन प्लस काइरिन, दोनों का मैंने स्ट्रक्चर बना के दिया था एडिशन पॉलीमर में थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। ब्यूनायन किससे मिलके बना? ब्यूटा 1,3-डाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, और इन सब के स्ट्रक्चर मतलब सबके फार्मूले एडिशन पॉलीमर में मैंने बताया था बच्चों। तो तीन एग्जांपल हैं, नियोप्रीन, ब्यूनायस, ब्यूनायस। किसके एग्जांपल बच्चों? सिंथेटिक रबर के, भूलने का नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रबर यहां से हो गया 100% फिनिश, मतलब या तो नेचुरल रबर या वल्केनाइज्ड रबर या सिंथेटिक रबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पूछ लेता है कौन सा बायोडिग्रेडेबल बच्चों। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 कैसा है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। सेकंड, ये फर्स्ट एग्जांपल नायलॉन 2 नायलॉन 6 एक ही एग्जांपल है, ठीक है, अलग अलग समझ लेना। नायलॉन 2 नायलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की एग्जांपल है। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड पॉलीलैक्टिक एसिड भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और पीएचबीवी भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। पीएचबीवी का पूरा नाम क्या है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट, ठीक है। हालांकि पूरा आपको नहीं भी पता रहेगा तो चलेगा, पीएचबीवी के नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो तीन एग्जांपल हैं बेटा, नायलॉन 2 नायलॉन 6, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड पॉलीलैक्टिक एसिड, और तीसरा क्या है? पीएचबीवी। ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के एग्जांपल। नायलॉन 2 नायलॉन 6 किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड से मिलकर बना होता है, ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड। ओके, तो ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे पॉइंट हैं बच्चों, राइट, हो गया। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पॉलीमर है चैप्टर, इसमें जो मोनोमर है, मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू, तो आप बोलोगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या बोलोगे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल अपने आप तो नहीं बनेगा बच्चों, पेरोक्साइड होना चाहिए जो फ्री रेडिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो कोई भी पेरोक्साइड दिखेगा, पेरोक्साइड है तो वो क्या करेगा बच्चों? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू पॉलीमर बनाने की कैपेसिटी रखेगा। तो ज्यादातर यूज बेंजोइल पेरोक्साइड का किया जाता है, मैंने यहाँ मेंशन भी किया बच्चों, बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ओके, बट कोई दूसरा पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, याद रखिएगा। तो पेरोक्साइड टर्म दिखा तो आप समझ जाइएगा ये पॉलीमर बना सकता है, इनिशिएट कर सकता है बच्चों। अब मैंने बोला कि मैकेनिज्म कौन सी है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है बच्चों, यहाँ लगती है पूरे पॉलीमर चैप्टर में।
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म याद करो, एल्केन चैप्टर में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कितने स्टेप की होती है? 3 स्टेप की। चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपेगेशन या चैन इलॉन्गेशन उसे बोलते हैं, और लास्ट क्या है? चैन टर्मिनेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि पॉलीमर में जो फ्री रेडिकल बनता है उसके टोटल कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। कौन कौन सा? चैन इनिशिएशन, सेकंड चैन प्रोपेगेशन या चैन इलॉन्गेशन भी उसी को बोलते हैं बच्चों, क्योंकि चैन प्रोपेगेट होती है मतलब इलॉन्गेट होती है, और लास्ट चैन टर्मिनेशन। याद रखिएगा तीनों का नाम, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है, हो गया इतना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लास्ट में एक रिएक्शन हमने बता दिया बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया बट ठीक है, मान लो कभी पूछ लिया गया तो ये दे दिया, राइट। उसके बाद इसका रिएक्शन करा दिया तो क्लोरीन हट गया, वहां पर ऑक्सीजन आ गया, फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दिया तो कैप्रोलैक्टम। थोड़ी देर पहले कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर बताया था, नायलॉन 6 जो है वो कैप्रोलैक्टम से ही बना था, तो मैंने वहां पर स्ट्रक्चर बताया था बच्चों, ठीक है ना। बस हो गया, पॉलीमर चैप्टर खत्म। इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। इससे पहले मैंने बायोमोलिक्यूल पढ़ा दिया था बच्चों। बायोमोलिक्यूल में भी जितना मैंने पढ़ा दिया था आपको उतना पढ़ लिए होंगे। उतना पढ़ने के बाद आपको कुछ 1-2 पॉइंट जैसे अमीनो एसिड वगैरह के बारे में, ठीक है ना, कौन कौन से रहते हैं, तो बायो में आप पढ़ लेते हो, इसलिए मैंने वहां पे उसकी बात नहीं की बच्चों, ठीक है ना। ओके, जैसे ग्लाइसिन के बारे में पूछ लेता है बच्चों, ठीक है, कि किस में सल्फर पाया जाता है, किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे नन्हे पॉइंट वो बायो में पढ़ लेते हो, इसलिए हमने उसकी बात नहीं की थी बच्चों, ठीक है। तो जितना हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा दिया, जितना हमने पॉलीमर में पढ़ा दिया, बस उतना ही पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा, याद रखना। इस पॉइंट पे मैं बार बार इसीलिए जोर दे रहा हूँ ताकि जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, और बच्चों का सोचना लाजमी है, ये बच्चे अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं। बच्चों क्या लगता है कि बस इतना ही पढ़ना है, यस इतना ही पढ़ना है, काम का इतना ही है, क्वेश्चन इसी में से आएगा, और ये बातें आपको पेपर के बाद पता चल जाती हैं, ठीक है ना, राइट, कि क्यों इतने कम टाइम में भी पढ़ के अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। बस भरोसा रखने का, और जो चीजें मैं बता रहा हूँ बस वैसा ही पढ़ने का, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखो पॉलीमर के लिए कितना टाइम दे रहे हो आप? मुश्किल से आधे घंटे में पूरा पॉलीमर कंप्लीट हो गया। अब जब भी क्वेश्चन आएगा देखना, इन्हीं में से कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा, कुछ भी बाहर का नहीं आ सकता बच्चों, मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो बस आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताइएगा। अभी आज कंप्लीट कर दिया, राइट, तो बायोमोलिक्यूल भी हो गया, पॉलीमर भी हो गया, एचडीए इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर दिया था बच्चों, ठीक है। अब कल के लेक्चर में हम क्या बनाएंगे बच्चों? कल के लेक्चर में हम अल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट करेंगे, और एल्डिहाइड कीटोन एसिड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये अभी बचे हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो इन्हें हम अभी कल कर देंगे, ठीक है। और कल उसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन मतलब 11, वो तो एक ही लेक्चर में हो जाएगा, ठीक। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उस पे अपने को बात करनी है, ठीक है ना। अब देखिए आप ध्यान सुनिएगा, आपको करना क्या है बच्चों? आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ऑर्गेनिक में? स्टार्टिंग के जो है वो 4 चैप्टर, ठीक है, 12th के, एचडीए, अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। इन 4 चैप्टर में से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखना। वैसा मेरे बोलने का मतलब है कि तुरंत जो चालाक बच्चा है वो तुरंत समझ जाएगा, अच्छा मतलब इन पे ज्यादा फोकस कर लेना, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और क्या क्या पढ़ना है उसको सब मैं एक एक करके बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो अब इसके बाद क्या है? बायोमोलिक्यूल 1 क्वेश्चन, ठीक है, पॉलीमर 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 1 क्वेश्चन। तो बस ये एक एक क्वेश्चन वाले चैप्टर है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो रखे आने ही आने हैं बच्चों, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, एग्जामिनर का मूड है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम, मैक्स नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से रख ही लेते हैं, क्योंकि ढेर सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। कभी कभी 7-7 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन पूछ देता है, एग्जामिनर का मूड है दूसरे चैप्टर्स ना लेके उससे ज्यादा उठा दिया, इनमें इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिंक करके उठा देगा क्वेश्चन, राइट। थोड़ा एचडीए का और एल्डिहाइड कीटोन एसिड चैप्टर का मिला करके एक क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें अच्छे से पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बोलूंगा उनको अच्छे से पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना। अल्कोहल फिनॉल ईथर के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं आराम से, ठीक है, और एचडीए चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं बच्चों। तो आप ये समझ लीजिए कि स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, या यूं समझ लीजिए कि 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये लगभग 14 से 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर देगा बच्चा, तो मतलब नियर अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर देता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है ना। ओके, और वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखा जाए तो 20 से 22 क्वेश्चन तक आ जाते हैं बच्चों, 20 से 22 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है,
ठीक है। कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करते बच्चों, मुझे मालूम है अच्छे से, ठीक है। कुछ लोग आप बोलोगे तो कुछ टीचर्स आपको बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो उनका बोलने का तरीका है बच्चों, हमें उस पर कंसंट्रेट नहीं करना, हमें उनसे मतलब नहीं कौन क्या बोलता है, हम वही बोलेंगे बच्चों जो पेपर में रहता है, ठीक है। और आप सबने नीट के पुराने इसके पेपर किए होंगे तो आपको अच्छे से आइडिया है बच्चों, और जब इस बार पेपर मिलेगा तब भी आप देख लोगे, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहते ही रहते हैं, भयंकर इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, जिसमें से लगभग 15 क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों 12th की केमिस्ट्री से, अगर जीओसी को भी मिला दिया जाए तो 15 क्वेश्चन तो बड़े आराम से आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन जो 5-6 क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, वो किससे आ जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं 11th से, मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इतना ही है 11th में, ठीक है ना। और प्यूरिफिकेशन से एक क्वेश्चन, जेल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, उसका एक क्वेश्चन रहता है बच्चों, ठीक है। तो फिक्स है बच्चों कहां से क्वेश्चन आना है, किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, कुछ पॉइंट्स हैं, बस वो पॉइंट्स पढ़ लेने का, बिंदास रहने का, जब भी क्वेश्चन आएगा उन्हीं में से किसी न किसी एक पॉइंट से आ जाएगा, बस बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजों से ही एग्जामिनर क्वेश्चन आता है, इसलिए मेरा ये सब बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये सब चीजें मैं नहीं बताता बच्चों, जैसे एचडीए मैंने पढ़ाया, एचडीए मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैंने पूरा पढ़ाने के बाद मैंने लास्ट में बोला भी था कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ लेने का, ठीक है ना। वो वीडियो जिसने देखा होगा उसे अच्छे से पता है, बस उतना पढ़ लेने का, देखे मोस्ट ऑफ द टाइम उसी टाइम से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा बच्चों, ठीक है। तो अगर जिस बच्चे ने ऐसे पढ़ लिया ना, मार्क्स तेजी से इंक्रीज, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 120 अभी ला रहे होंगे, राइट, और अगर उसने ये वीडियो कैप्सूल कर लिया अच्छे से पूरा, जितना वीडियो कैप्सूल स्टार्टिंग से पार्ट फर्स्ट से लेकर कराया, तो सीधा 120 से लेकर के 160 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये जबरदस्त चेंज जो है ना, वो सिर्फ आप पूरे वीडियो कैप्सूल पार्ट को देख लोगे, ठीक है। मतलब आराम से 30 से 40 मार्क्स तो बढ़ ही बढ़ जाएंगे सिर्फ पूरे वीडियो कैप्सूल को देख लेने से, मतलब पार्ट फर्स्ट से लेकर के पूरा इनऑर्गेनिक, उसका ऑर्गेनिक, और इसके जस्ट बाद अभी फिजिकल की बात करेंगे हम, ठीक है ना, राइट। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूं, बस उस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेने का और एकदम बिंदास रहने का, तो आराम से 30 से 40 मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। ये एकदम भरोसा रखो और पूरा अच्छे से पढ़ लेने का बच्चों, जितना बात मैं बोलता हूं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, गारंटी मेरी, फुल जिम्मेदारी मेरी है बच्चों, फुल रिस्पांसिबिलिटी मैं लेता हूं, लेकिन जितना मैं बोलता हूं उतना अच्छे से पढ़ लो बस, ठीक है। फिर आप देखो इसके बाद, राइट। तो अभी ये कंप्लीट हो गया, बाकी हम इसके बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर की बात कल करेंगे बच्चों, ठीक है। और एक खास बात है, ठीक है, इससे पहले मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दिया बच्चों, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग मैंने पहले ही करा दिया था, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे थे केमिकल बॉन्डिंग जो है बच्चों वो मैंने पहले ही करा दिया था, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कंप्लीट इनऑर्गेनिक, ये बातें आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, कम टाइम बचा, इसलिए इनको सुनना जरूरी है, तभी आप सही तरीके से रिवाइज करोगे। पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग क्या मैंने डिटेल से पूरा पढ़ा दिया है, राइट, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है सब आप देख सकते हो, राइट। सारे लेक्चर यूट्यूब में है बच्चों, उनको अच्छे से देख लेना जिसने नहीं देखा है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से आराम से 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा बच्चों, ठीक है ना। मिनिमम 4 क्वेश्चन तो केमिकल बॉन्डिंग का फिक्स रहता है बच्चों, जैसे डाइपोल का क्वेश्चन रहता है बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से 1-2 क्वेश्चन रहता है बच्चों वहां पर, ठीक है। वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया। और उधर एक ऑर्डर का क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का या सॉल्युबिलिटी का या स्टेबिलिटी का, या फिर उसमें से एक जो फजांस रूल है उसका एक क्वेश्चन, तो मतलब 4-5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं वहां से। तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेटलर्जी, राइट, 2 क्वेश्चन मेटलर्जी से पूछ लेता है, डी एंड एफ ब्लॉक से 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन का रेंज रहता है उसका बच्चों, ठीक है। तो उसको आराम से पढ़ लेने का, क्यों, क्योंकि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट करता है बच्चों, 10 से 12 कंप्लीट कर देता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इतना क्वेश्चन रहता है बच्चों। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अच्छे से कर लिया तो आप खुद ही देख लो कि कितना हो गया, राइट। लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास, 30 से तो ऊपर ही चला गया ना, लगभग 30 से लेकर के और 33-34 तक पहुंच जाता है बच्चों, ठीक है। 10 से 12 इनऑर्गेनिक रहता है और सेम ऐसे ही फिजिकल रहता है 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है ना। कभी एक ज्यादा इनऑर्गेनिक हो जाएगा, कभी एक ज्यादा फिजिकल का हो जाएगा। सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है बच्चों, ऑर्गेनिक का ही रहता है, ठीक है। ये कभी भी पेपर उठा के देख लो, किसी भी ईयर का पेपर आप उठा करके देख लो, ठीक है। ऑर्गेनिक के बराबर ना इनऑर्गेनिक पूछा जाएगा और ना फिजिकल, वैसे फिजिकल का रोल सबसे कम पूछा जाता है बच्चों, और आपने ढेर सारे पेपर देखे हैं तो आपको आइडिया लग चुका है।
बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहिए तब तक, और जैसा मैं बताता हूँ इन सबको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, और बिल्कुल भी घबराइए मत। इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका परेशान ना होना। अगर आप में से कोई भी बच्चा परेशान हो गया तो जितना साल इससे पहले आपने बच्चों पूरे एक साल में एफर्ट किया है वो सब बेकार चला जाएगा। इसलिए जरा सा भी टेंशन ना लो, ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले के हाथ में। अपना काम क्या है, एफर्ट करना पूरे दिल लगा के, ठीक है, अपने माता पिता का एकदम ध्यान करके, और अच्छे से प्रिपरेशन करो बच्चों। जो भी पढ़ा है वो आपके काम के लिए इनफ है। अच्छे से उसमें एक बार रिवाइज कर लो, जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ वीडियो कैप्सूल उसको एक बार पढ़ लो, और पेपर देने चले जाओ। जो भी होगा अच्छा ही होगा बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलो, थैंक यू बच्चों।